मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि अपने पिछली कक्षा के अंदर मनोविज्ञान के बारे में आधारभूत जो विषय है मनोविज्ञान, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसका अपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और उसके अंदर अपने मनोविज्ञान के इतिहास को जानने का प्रयास किया था कि मनोविज्ञान क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अपने क्या कुछ पढ़ लिया था। तो थोड़ा मौखिक रूप से आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले अपने मनोविज्ञान के बारे में अर्थ जानने का प्रयास किया था कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी जो शब्द है वो इंग्लिश के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। और साइकी का मतलब आत्मा होता है और लोगस का मतलब अध्ययन होता है। इसी प्रकार से फिर अपने एबिगोस के कथन के अनुसार मनोविज्ञान को एक क्रमबद्ध तरीके से अपने जान रहे थे। 16वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था और 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। फिर 19वीं शताब्दी के अंदर मन या मस्तिष्क का विज्ञान नकार कर फिर 19वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को जो माना गया था वो चेतना का विज्ञान माना गया था। उसके बाद अपने चलते हैं आगे की तरफ। तो आशा करता हूँ कि पहले वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें यथावत समझ में आ गई है। उसके बाद अपने 19वीं शताब्दी तक अपने पढ़ने का प्रयास किया था कि 19वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना गया था। तो अपने एक बार चलते हैं 19वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा था। तो 19वीं शताब्दी के अंदर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक जो थे, इनके अंदर एक तो था विलियम वुंड, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली और एक थे टिचनर, जिन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान न होकर कौन सा विज्ञान है बेटा, चेतना का विज्ञान है। इन्होंने क्या कर दी, मन या मस्तिष्क के विज्ञान की क्या कर दी, आलोचना कर दी और 19वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को क्या कह दिया, चेतना का विज्ञान। क्या कह दिया, चेतना का विज्ञान। अब कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे, तो उनके अंदर विलियम वुंड, इन्होंने किसको कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान न होकर इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। और चेतना के विज्ञान मानने वाले कौन कौन हैं, विलियम वुंड, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली और टिचनर। अब कहने का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों कि जैसे इन्होंने क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को, क्योंकि अपने बात करें एक बार मैं फिर थोड़ा बताऊं कि अपने 16वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, और 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, अब 19वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को क्या मान लिया, चेतना का विज्ञान मान लिया। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, चेतना का विज्ञान मान लिया। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने केवल मन या मस्तिष्क को संपूर्ण मन या मस्तिष्क के विज्ञान को नकारा नहीं है। कहने का मतलब है मन की एक अवस्था को इन्होंने शामिल कर लिया। ध्यान दें कि कहने का मतलब है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया है और 19वीं शताब्दी को इसको नकार दिया। कहने का मतलब मनोविज्ञान को क्या मान लिया, चेतना का विज्ञान मान लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, समझने वाली बात यह है कि मन की जो अवस्थाएं जो होती है, मन क्या है, मन के बारे में तो यूनानी दार्शनिक जो थे वो बताने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मन जो होता है वो एक समय में केवल एक ही काम करता है। जो यूनानी दार्शनिक थे वो वैसे तो माइंड का मतलब है मन को समझाने में असमर्थ रहे कि मन होता क्या है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, यूनानी दार्शनिकों का मानना था कि मन को तो वो परिभाषित नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक बात इतनी कह दी कि मन एक समय में केवल एक ही कार्य करता है। मन एक समय में केवल एक ही कार्य करता है, जो बिल्कुल सही भी है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार्य करता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हंसता है, अगर वो
जैसे कोई व्यक्ति हंसता है, अगर वो ये अवलोकन करना स्टार्ट कर दे कि मैं हंसता हुआ कैसा लगता हूँ, तो वो हंसना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये यूनानी दार्शनिकों की बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने मन को क्या परिभाषित किया कि मन एक समय में केवल एक ही कार्य करता है। अर्थात जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है, तो अगर वो इस बात का अवलोकन करे कि मैं हंसता हुआ कैसा लग रहा हूँ, अब उसने उसके खुद के ऊपर ध्यान दिया कि मैं हंसता हुआ कैसा लग रहा हूँ, तो उसका हंसना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मन केवल एक समय के एक इंद्रिय कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से अपने बहुत बार स्टेटमेंट भी देते हैं कि जैसे अपने अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए अपने बताते भी हैं कि बाइक चलाते समय या वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट वहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मन या मस्तिष्क जो है, जिसका संबंध हमारे ब्रेन से है, मस्तिष्क से है, कहने का मतलब वो एक समय में एक ही कार्य करता है। या तो आप फ़ोन चला लें या आप वाहन चला लें, क्योंकि जैसे ही वाहन और फ़ोन साथ में चला रहे हैं तो मन या मस्तिष्क एक ही काम कर रहा है। तो अपने नियंत्रण खो देंगे, हो सकता है अपना एक्सीडेंट या अपने साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए। तो यूनानी दार्शनिकों ने मन को तो पूर्णतः परिभाषित नहीं कर पाए। ध्यान देने वाली बात यह है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें कि यूनानी जो दार्शनिक थे वो मन को पूर्णतः परिभाषित तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मन जो होता है वो एक समय के अंदर केवल एक ही कार्य करता है। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्होंने पूछा कि मन क्या है, तो मन को समझाने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और उन्होंने क्या कहा कि मन की 3 अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं बोला, मन के प्रकार नहीं। मन की कितनी अवस्थाएं हैं बेटा? मन की अवस्थाएं 3 हैं। मन की अवस्थाएं 3 हैं। अब उनकी मन की अवस्थाओं की बात करें कि मन की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। एक तो होता है चेतन मन, दूसरा होता है अचेतन मन, और तीसरा होता है अर्धचेतन। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन। अब कहने का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आपको मैं फिर बता दूं कि इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। कौन सा विज्ञान माना है? चेतना का विज्ञान। कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान को पूर्णतः मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं नकारा है। इन्होंने एक ही प्रकार, क्योंकि मन की एक अवस्था का वर्णन कर दिया, क्योंकि मन की एक अवस्था है चेतना का मतलब होता है जागृत अवस्था। तो इन्होंने क्या कहा, जो वैज्ञानिक जो है सिगमंड फ्रायड, इन्होंने क्या कहा कि मन की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है चेतन, और एक होती है अचेतन मन, और तीसरा होता है अर्धचेतन। एक है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन, और तीसरा है अर्धचेतन मन। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने इसकी तुलना किस प्रकार से की है कि इन्होंने कहा कि माना कि कोई एक पात्र है। सिगमंड फ्रायड ने बताने का प्रयास कहा है कि मन की तुलना किसके साथ की है, कि जैसे कोई एक पात्र है और उस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। उस पात्र के अंदर क्या है? जल भरा हुआ है। और इस जल के अंदर अगर बात करें, इस जल के अंदर आधे से ज़्यादा जो भाग है वो कौन सा है? बर्फ इसके अंदर, जल के अंदर डूबी हुई है। अब समझने वाली बात ये है कि जो अधिकांश भाग जो, अब कहने का मतलब इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड जो है वो मन की तुलना कर रहे हैं, एक प्रकार से काल्पनिक बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मन की जो तुलना की है वो बर्फ के टुकड़े के साथ की है। किसके साथ की है? बर्फ के टुकड़े के साथ। किसने की है? सिगमंड फ्रायड ने। और क्या कहते हैं कि मानना कोई एक पात्र है, उस पात्र के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, और उस पानी के अंदर आधे से ज़्यादा क्या है? बर्फ डूबी हुई है। तो कहने का मतलब है जो आधे से ज़्यादा जो भाग है, आधे से जो ज़्यादा भाग जो है, जो संपूर्ण भाग, जो ऐसा भाग, जो संपूर्ण भाग जो जल में डूबा हुआ है, वो भाग तो होता है मन का कौन सा? अचेतन मन होता है। कौन सा मन होता है? अचेतन मन जो होता है। और इसके अंदर ऐसा भाग
जो कुछ भाग जो अपने को बाहर दिखाई दे रहा है वो होता है चेतन मन। कौन सा मन होता है? चेतन मन। और इनकी बीच की जो अवस्था है वो होता है अचेतन। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि जो सिगमंड फ्राइड जो है वो मन की 3 अवस्थाएं मान रहे हैं, और इन्होंने मन की जो तुलना की है, मतलब इमेजिन किया है, तो इन्होंने कहा है कि मन जो है, मन की जो तुलना की है बेटा वो बर्फ के टुकड़े के साथ की है। और ये क्या कह रहे हैं कि माना कोई एक पात्र है, उस पात्र के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, और उस पानी के अंदर बर्फ डूबी हुई है। अब पानी का जो बर्फ का जो अधिकांश भाग है वो बर्फ के अंदर डूबा हुआ है, और जो अधिकांश भाग जो डूबा हुआ है वो भाग तो होता है अचेतन मन। जो मन का कितना भाग होता है? 90%। मतलब ऐसा भाग जो अधिकांश भाग जो पानी में डूबा हुआ है, बर्फ का वह भाग जो अधिकांश पानी में डूबा हुआ है, मतलब लगभग जो भाग जो है, मतलब 90% जो भाग है वो तो कौन सा है? अचेतन मन। अब बात रहेगी जो कुछ भाग जो है जो बाहर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है बेटा? 10% जो भाग है वो है चेतन मन। और जो अर्ध चेतन जो मन जो होता है उसकी कोई प्रतिशत मात्रा नहीं होती, क्योंकि 90 और 10 कितने हो गए? 100% हो गए। अब कहने का मतलब है इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बता दी, और किसने बताई है? सिगमंड फ्राइड ने। मन की तुलना किसके साथ की है? बर्फ के टुकड़े के साथ। अब इन्होंने चेतन मन क्या कहा है? क्योंकि चेतन मन मतलब चेतना का विज्ञान, जागृत अवस्था। चेतन मन का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी वर्तमान के अंदर जो भी कार्य जो कर रहा है, ध्यान दें, चेतन मन का मतलब ये होता है जो मन का कितना प्रतिशत होता है? संपूर्ण मन का 10% भाग जो होता है वो चेतन मन होता है, और संपूर्ण मन का 90% जो भाग होता है वो होता है अचेतन मन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान के अंदर जो भी क्रियाएं कर रहा है, जो उसके नियंत्रण में है, वो सारी की सारी चेतन मन के अंतर्गत आती है। चेतन मन का मतलब ये होता है वर्तमान के अंदर, जागृत अवस्था के अंदर, चेतन अवस्था के अंदर जो व्यक्ति सारी जो क्रियाएं करता है, पढ़ना लिखना अपनी इच्छा से, जो अपने नियंत्रण में है, उसके नियंत्रण में वो सारी जो क्रियाएं जो करता है वो चेतन मन के अंतर्गत निहित होती है। और ऐसी घटनाएं जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है वो सारी की सारी घटनाएं किससे संबंधित है? अचेतन मन से। और चेतन और अचेतन मन के बीच की जो अवस्था जो होती है वो होती है अर्धचेतन। तो प्रिय विद्यार्थियों एक बार फिर बता दें कि 19वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। और चेतना क्या है? मन की ही एक अवस्था है, मन की ही एक अवस्था है, जिसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि मन की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, जिसमें चेतन मन की जो प्रतिशत मात्रा है या प्रतिशत भाग है वो 10% है, और 90% जो है वो अचेतन मन है। कहने का मतलब ये होता है कि चेतन मन जो है, कहने का मतलब जो वास्तविक जो मन है, जो 8% जो वर्तमान के अंदर जो काम करता है वो चेतन मन काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिगमंड फ्राइड का ये मानना है कि वर्तमान के अंदर जितनी भी तनाव या मानसिक तनाव की जितनी भी बातें हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि चेतन मन को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि चेतन मन का जो परसेंटेज जो है, चेतन मन का जो भाग है वो बहुत ही कम है। इसलिए कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के मतलब परिवार के अंदर या किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है तो उसको चेतन मन में नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब 8% के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तो केवल चेतन मन तो होता है 10%। उसको कहने का मतलब उसको कोशिश करना है भूलने के लिए। कहने का मतलब उसको अतीत के अंदर छोड़ देना चाहिए, अचेतन मन के अंदर। कहने का मतलब अचेतन के अंदर छोड़ देंगे तो वो कहने का मतलब उसका जो परसेंटेज है वो 90% है। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताना चाहूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि मानव जो है, मानव के अंदर मतलब तृष्णा बढ़ती रहती है कि मानव के अंदर क्या है कि जो कोई भी उपलब्धि प्राप्त होने के बाद वो कुछ नया करना चाहता है। तो कहने का मतलब एक कामयाबी मिलने के बाद व्यक्ति क्या है कि लगातार अपनी आकांक्षा बढ़ाता रहता है। तो कहने का मतलब एक नया चाहते हुए, क्योंकि मन क्या है, मन के अंदर मन तो कोई भी कल्पनाएं कर सकता है, इसलिए कई बार क्या है कि ऐसी कल्पनाएं भी मन कर लेता है जिनकी पूर्ति नहीं होती। अब जिनकी कई बार क्या होता है पूर्ति नहीं होने के कारण व्यक्ति क्या होता है खुद ही मन में कुंठित होता है। अगर वो चेतन मन में लेके आ गया, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसको वो प्राप्त करना चाह रहे 8% के अंदर, और वो उसकी चीज़ प्राप्त नहीं हुई, अब प्राप्त नहीं होने के कारण वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ आ गई? चेतन मन के अंदर। क्योंकि 8% के अंदर जो भी
वो क्रियाएं जो कर रहा है वो उसको प्रभावित करेगी। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो भी आज के वर्तमान के दौर के है कि जो चीज़ें अगर उसको मतलब कोई भी चीज़ वो प्राप्त करना चाह रहा है, अगर खुद को संतुष्टि होनी चाहिए, अगर वो चीज़ प्राप्त होगी तो भी ठीक है, अगर नहीं प्राप्त होगी तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब उन चीज़ों को अचेतन मन में छोड़ देना चाहिए। किस में छोड़ देना चाहिए? अचेतन मन में। क्योंकि अचेतन मन का मतलब होता है हमारे दिमाग के अंदर जो जिसको अपने याददाश्त बोलते हैं, जिसको अपने स्मृति बोलते हैं, वो अचेतन मन का ही रूप है। जो भी चीज़ें अपने पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सारी की सारी चीज़ें जो स्टोर होती है वो कहाँ होती है? अचेतन मन में। एक बार फिर बता दूं, चेतन मन का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें या ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति के नियंत्रण में है, वो तो होता है चेतन मन के फलस्वरूप। और ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है, ऐसा व्यवहार या ऐसी क्रियाएं, जैसे मैं ये कह दूं कि परिपक्वता, जैसे अधिगम टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे, परिपक्वता जो देन है वो अचेतन मन की है। अब परिपक्वता का मतलब क्या होता है? मेच्योरिटी या मैच्योरेशन जिसको बोलते हैं। परिपक्वता का मतलब होता है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो निश्चित समावधि के दौरान अपने आप ही आएंगे। जैसे व्यक्ति के दांतों का आना, दाढ़ी मूछ का आना, ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति एक निश्चित समावधि के बाद, अब कोई व्यक्ति कंट्रोल करना चाहे तो ये चीज़ें नहीं होगी, मतलब निश्चित समावधि के बाद ये चीज़ें होगी, तो इन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, तो ये अचेतन मन के फलस्वरूप होने वाली है। तो कहने का मतलब अचेतन मन के अंदर वो घटनाएं सारी निहित होती है जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही मैंने बताने का प्रयास कहा कि मैंने क्या बताया कि सिगमंड फ्रायड ने मन की कितनी अवस्थाएं बता दी? 3 अवस्थाएं बता दी। तो एक बार फिर बता दूं कि मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी के अंदर बेटा आत्मा का विज्ञान, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, 19वीं शताब्दी के अंदर क्या माना? चेतना का विज्ञान माना। अभी अपने चेतना का विज्ञान अपने बात कर रहे थे, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब कहने का मतलब है कि ध्यान देने वाली बात है कि मनोविज्ञान जो है, कहने का मतलब चेतना का विज्ञान जो है, चेतना का विज्ञान जो है वो कौन सी शताब्दी तक रहा? 19वीं शताब्दी तक। चेतना का विज्ञान जो बना है, मतलब मनोविज्ञान जो चेतना का विज्ञान है वो 19वीं शताब्दी में बना, मतलब 1879 में बना। 1879 का मतलब है बेटा 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो यहाँ तक बात आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। 16वीं शताब्दी आत्मा का विज्ञान, 17वीं और 18वीं मन या मस्तिष्क का विज्ञान, 19वीं शताब्दी चेतना का विज्ञान। अब अपने चर्चा करेंगे 20वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी की? 20वीं शताब्दी की। बीसवीं शताब्दी। अब अपने बात करें 20वीं शताब्दी के अंदर बात करें कि 1879 जिसके अंदर मनोविज्ञान कौन सी विज्ञान था? चेतना का विज्ञान। और 1890 मतलब 1890 के अंदर एक मनोवैज्ञानिक आ गया जिसकी बात करें, और उसका नाम क्या था? सिगमंड फ्रायड। क्या नाम था? सिगमंड फ्रायड, जो एक मनोविश्लेषणवादी थे। जो क्या थे? एक मनोविश्लेषणवादी थे, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और पागलों के डॉक्टर थे मतलब। तो कहने का मतलब एक बार फिर बता दें कि अपने 1879 से लेके 1890 तक, 1890 1879 के अंदर मनोविज्ञान जो है वो कौन सी विज्ञान है बेटा? चेतना का विज्ञान। अब चेतना के विज्ञान हुए कितने साल हो गए? मात्र कितने साल हुए? 11 वर्ष। 11 वर्ष होने के उपरांत ही कौन से वैज्ञानिक आगे? सिगमंड फ्रायड। कौन आगे? सिगमंड फ्रायड। और इन्होंने क्या कह दिया कि मनोविज्ञान जो है वो कौन सा विज्ञान नहीं है? चेतना का विज्ञान नहीं है। बहुत ही शानदार बात है बेटा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान नहीं है। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? विलियम वुंड, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स ली और टिचनर। केवल चेतना के विज्ञान हुए कितना टाइम हुआ है? क्योंकि 1879 के अंदर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है और 1890 के अंदर सिगमंड फ्रायड ने बोल दिया कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान नहीं है। कहने का मतलब उसका केवल बचपन ही चल रहा था।
कहने का मतलब मात्र 11 वर्ष के अंदर ही सिगमंड फ्राइड ने क्या कर दिया, उसका विरोध कर दिया कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान नहीं है। अब क्या थे कि जो चेतना के विज्ञान के जो समर्थक थे, अब विज्ञान चेतना के विज्ञान के जो समर्थक थे, एक बार फिर मैं बता दूं मौखिक रूप से, विलियम वुंड, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली और टिचनर, जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मान रहे हैं, वो सारे के सारे किसके पास चले गए, सिगमंड फ्राइड के पास चले गए। और इन्होंने कहा कि आप कैसे कह रहे हो कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान नहीं है, कि आपने मनोविज्ञान को कहा है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, तो आप बताइए कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर आपने मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है तो आप बताओ कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है। तो इसके बाद क्या करते हैं कि वो सिगमंड जो फ्राइड जो है, जिन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है बेटा वो चेतना का विज्ञान नहीं है, ध्यान दें कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान नहीं है। जब सारे के सारे चेतना के विज्ञान के जो समर्थक थे सारे के सारे उनके पास पहुंच गए, किसके पास पहुंच गए, सिगमंड फ्राइड के पास, तो उन्होंने क्या किए, दो आधार दिए कि मनोविज्ञान, दो आधारभूत कारण प्रस्तुत किए, आधारभूत कारण बताए कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान क्यों नहीं है। एक बार फिर बताएं कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान नहीं है, ऐसा कहने वाले थे सिगमंड फ्राइड। और कब कहा, क्योंकि 1879 के अंदर तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और 1890 के अंदर आगे सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने कह दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, केवल 11 ही वर्ष हुए थे, तो इन्होंने कह दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, तो सारे के सारे जो समर्थक थे इनके पास चल के आगे। तो इन्होंने कहा कि उसके क्या कारण है, तो इन्होंने क्या कहा कि दो आधारभूत कारण हैं जिसके कारण जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान क्यों नहीं है, तो इसने ये कहा कि जो चेतना का जो विज्ञान है, पहला कारण बेटा इसने बताने का प्रयास किया कि जो चेतना का जो विज्ञान है वो किस पे निर्भर नहीं करता, या अपने ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चे का, एक तो अपने छोटे बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे का, और दूसरा अगर बात करें अपने छोटे बच्चे की बात करें, और दूसरा अपने बात करें तो पागल व्यक्ति, दूसरा अपने पागल व्यक्ति की बात करें, या तीसरी अपने बात करें जानवरों के। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है वैसे सिगमंड फ्राइड ने कि जानवरों के चेतन मन का अपने अध्ययन नहीं कर सकते, चेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान इसलिए नहीं है, कहने का मतलब इसका आधार क्या बताया कि आप मनोविज्ञान को एक चेतना का विज्ञान मान रहे हो, कि आप ये कह रहे हो कि मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है तो हर चीज़ के ऊपर लागू होनी चाहिए। कहने का मतलब होता है सारा भौमिक होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, हर जगह लागू होनी चाहिए। तो कहने का मतलब आप बताओ ना, छोटे बच्चे के अंदर या पागल व्यक्ति के अंदर या जानवरों के चेतन मन का क्या अनुभव किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर 2 वर्ष का कोई बालक है, अगर 2 वर्ष का बालक है, 8% के अंदर जो भी क्रियाएं जो कर रहा है और वो क्रियाएं किस लिए कर रहा है उसके बारे में जानना संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल उसकी सही थी। कहने का मतलब ये है कि छोटे बच्चे के चेतन मन का अपने अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा बच्चा किसी भी चीज़ के लिए अगर रोता है या हंसता है, अपने एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चा इस प्रकार से क्रिया कर रहा है, लेकिन अपने श्योर ये नहीं कर सकते कि वो इसके लिए कर रहा है। कि कहने का मतलब छोटे बच्चे का चेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से पागल व्यक्ति जो है, जिसका दिमाग खराब है, वो कोई भी व्यवहार किस प्रकार से करता है तो उसके भी चेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकते। अब जैसे जानवर जो है, अब जैसे कि कोई कुत्ता है या कोई अन्य जानवर है, तो उसके अपने व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते कि वो अपना व्यवहार किस प्रकार से। अब जैसे कुत्ता भौंकता है, अब कुत्ता किस लिए भौंक रहा है ना, तो कहने का मतलब उसके चेतन मन के अंदर 8% के अंदर जो भी जो क्रियाएं कर रहे हैं उसके चेतन मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई कि कहने का मतलब मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान इसलिए नहीं है। पहला कारण तो इसने ये बताया कि छोटे बच्चे, पागल व्यक्ति और जानवरों के चेतन मन का अध्ययन संभव नहीं है। कहने का मतलब जिसको अपने चेतना का विज्ञान मान रहे हैं तो ये हर चीज़ पर लागू होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ पर लागू नहीं हो रही। दूसरी बात इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कही कि मनोविज्ञान के अंदर जो चेतन मन जो है, कि आप बार बार चेतन मन की बात कर रहे हो कि चेतन मन तो केवल 10% भाग है।
ये बात भी उसकी बिल्कुल शानदार बात थी कि आप ये कह रहे हो कि अपने चेतन का मतलब चेतना क्या है, मन की एक अवस्था तो है। तो चेतन मन का तो मन के अंदर कितना भाग है, 10% भाग है। कहने का मतलब चेतन जो है वो चेतन मन जो होता है कितना होता है, कॉन्शियस जो माइंड जो होता है, माइंड के 3 टाइप होते हैं, कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। तो कॉन्शियस जो माइंड जो होता है उसकी जो परसेंटेज होती है वो 10% होती है। कहने का मतलब बाकी जो 90% जो है उसका तो अपने अध्ययन ही कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान इसलिए नहीं है, उसके 2 आधारभूत कारण बताए। कहने का मतलब मनोविज्ञान को अपने चेतना का विज्ञान मान रहे हैं तो कहने का मतलब वो हर जगह लागू होनी चाहिए, जो हर जगह लागू नहीं हुई। इसीलिए क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के अंदर फिर क्या हो गया कि 1890 के अंदर क्या होगी, क्योंकि 1879 के अंदर तो क्या होगी, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, और 1890 के अंदर सिगमुंड फ्राइड ने आके क्या बोल दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। तो अपने ये सुंदर सुंदर अपने शब्दों के अंदर लिख भी सकते हैं कि 1890 के अंदर मनोविज्ञान की क्या होगी बेटा, आलोचना होगी। आलोचना का मतलब है कि मनोविज्ञान को बेटा 1890 के अंदर चेतना के विज्ञान को अस्वीकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी की बात करें अपनी बात कर रहे थे 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी के अंदर बात करें अपने 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं शताब्दी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है, अब चेतना का विज्ञान नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या आ गई कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। तो 20वीं शताब्दी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है विलियम मैकडूगल। क्या नाम आते हैं, क्या मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, विलियम मैकडूगल, जो ये कहता है कि मनोविज्ञान जो है, इन्होंने क्या कहा, विलियम मैकडूगल की बात करें, 20वीं सदी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं। अब उनके अंदर कोई भी आगे नहीं आ रहा था कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, न मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है। तो 20वीं शताब्दी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक आता है विलियम मैकडूगल, वो जो धीरे से कह के चला जाता है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो 20वीं शताब्दी के अंदर विलियम जो मैकडूगल जो है वो उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जैसे उन्होंने बोला तो चेतना के विज्ञान वाले जितने भी लोग बाग थे, जो चेतना के विज्ञान के समर्थक थे, वो सारे के सारे इनके पास विलियम मैकडूगल के पास आ गए कि आप बताओ कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान किस प्रकार है। तो इन्होंने कहा, विलियम मैकडूगल ने कहा कि ये तो मेरे को पता नहीं है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान क्यों है, कैसे है, लेकिन ये बात श्योर है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इतनी बात वो कहकर चले गए। उसके बाद क्या बात करते हैं कि अपने थोड़ा विस्तार जानने से प्रयास करते हैं कि विलियम मैकडूगल के एक शिष्य थे। विलियम मैकडूगल के क्या थे, विलियम मैकडूगल के एक शिष्य थे, विलियम मैकडूगल के एक शिष्य थे, के शिष्य जिसका नाम था वाटसन, जिसका नाम था वाटसन। और वाटसन अपने को पता है व्यवहारवादी थे, और व्यवहार उन्होंने ओनली फॉर किसको महत्वपूर्ण माना था, वातावरण को। जिन्होंने ये बात कही थी कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको जैसा चाहता हूँ वैसा बना सकता हूँ। कहने का मतलब इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना कि बालक किसी भी प्रकार का है, उसमें महत्वपूर्ण क्या है, वातावरण है। अगर बालक को वातावरण अच्छा मिल गया तो उसको जैसा चाहिए वैसा बना सकते। तो विलियम मैकडूगल के शिष्य ने क्या कहा कि इन्होंने, विलियम मैकडूगल के शिष्य और वाटसन दोनों ने क्या इस पर अध्ययन किया और मनोविज्ञान को क्या बता दिया, व्यवहार का अध्ययन बता दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यवहार के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया था और गहन जो अध्ययन किया था, देखो विलियम मैकडूगल ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गहनता के साथ या विशिष्टता के साथ जो अध्ययन किया था वो वाटसन ने किया था। जो किसने किया था, वाटसन ने किया था। और इन्होंने 1913 के अंदर, क्योंकि विलियम मैकडूगल तो एक बार आपको बता दूं कि 1905 के अंदर विलियम मैकडूगल जो थे उन्होंने तो व्यवहार शब्द प्रयोग में लिया था। उसके बाद क्या कि व्यवहार के बारे में बताने का प्रयास किया 1905 के अंदर विलियम मैकडूगल ने, लेकिन इनके सिद्धांत को क्या मतलब प्राथमिकता नहीं मिली।
और इनको मतलब उपाधि मतलब कहने का मतलब मान्यता नहीं मिली और इनका जो सिद्धांत हो जाता है वो असफल हो जाता है। तो इन्होंने विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान को व्यवहार के बारे में बताने का प्रयास तो किया 1905 के अंदर, लेकिन वाटसन जिन्होंने व्यवहार के बारे में गहनता के साथ या विशिष्टता के साथ अध्ययन किया और 1913 के अंदर ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी और इन्होंने विशिष्ट रूप से कह दिया कि मनोविज्ञान जो विज्ञान जो है व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। 1913 के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। कि आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि व्यवहार का निश्चित विज्ञान है कौन, मनोविज्ञान। और ऐसा कहने वाले कौन थे, वाटसन, और उनके सहयोगी कौन है, विलियम मैकडूगल। तो कहने का मतलब है कि 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले, एक बार फिर बता दूं कि व्यवहार का विज्ञान मानने वाले उसके अंदर प्रमुख अगर विज्ञानी की बात करें तो उनके अंदर प्रमुख जो थे वो थे बेटा वाटसन। कौन थे, वाटसन। अब अपने बात करें, एक बार थोड़ा प्रयास करते हैं अपने सीरियल से मैंने बताने का क्रमानुसार समावधि के अकॉर्डिंग। 1879, उसके बाद अपने बात की 1890, उसके बाद बेटा मैंने बात की 1905 की और उसके बाद बेटा मैंने बात की 1913 की। 1905 के अंदर कौन आए थे, अभी मैंने बताया आपको विलियम मैकडूगल आए। कौन आए, विलियम मैकडूगल आए, जिन्होंने किसके बारे में बताया, व्यवहार के बारे में बताया, लेकिन बात बनी नहीं क्योंकि उसका सिद्धांत जो हो गया वो असफल हो गया। और 1913 के अंदर कौन आते हैं, वाटसन, और जिन्होंने ये बात सिद्ध कर दी और निश्चित रूप से कह दिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अब बात रहेगी 1879 के अंदर जो मनोविज्ञान जो है वो कौन सा विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। और 1890 के अंदर मनोविज्ञान की क्या हुई है, चेतना के विज्ञान की क्या हुई है, आलोचना। क्या हुई है बेटा, आलोचना। अब वैसे अगर देखा जाए 1890 से लेके 1905 तक मनोविज्ञान के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, क्योंकि 1890 से लेके 1905 तक कोई भी एक ऐसा विशिष्ट कार्य नहीं हुआ। इसीलिए इस काल को मतलब 1890 से लेके 1905 तक के काल को मनोविज्ञान के इतिहास में बंजर काल कहते हैं। बंजर काल, बंजर काल का बंजर का मतलब ये होता है कि जहाँ कुछ भी उगता नहीं है। कहने का मतलब मनोविज्ञान के इतिहास के अंदर ये 15 वर्ष ऐसे थे जहाँ मनोविज्ञान के इतिहास के अंदर कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ। इसलिए मनोविज्ञान के इतिहास के अंदर इस समय अवधि को क्या कहा जाता है, बंजर काल कहा जाता है। तो एक बार फिर बता दिया जाए कि 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले, एक बार फिर बता दूं कि 20वीं शताब्दी के अंदर, किसके अंदर बेटा, 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को क्या माना गया बेटा, व्यवहार का विज्ञान। कौन सा विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन कौन हैं, मुख्य तो थे वाटसन। मुख्य तो कौन थे, मुख्य अगर पूछे तो वाटसन। और वाटसन के अलावा कौन थे, 1905 में विलियम मैकडूगल भी आया था, विलियम मैकडूगल। थॉर्नडाइक भी आते हैं, ये भी इनके सहायक थे। और स्किनर भी आते हैं, मतलब ये भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले हैं। कौन कौन से, तो मुख्य तो है वाटसन, वाटसन के अलावा विलियम मैकडूगल, थॉर्नडाइक और स्किनर। और इसके बाद जो आधुनिक जो वैज्ञानिक है, अब देखो इसके अंदर मनोविज्ञान के इतिहास के अंदर बहुत ही शानदार बात लिखी है कि मनोविज्ञान के इतिहास के अंदर व्यवहार के विज्ञान के साथ किसको ऐड किया गया है, जो बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है, मानसिक क्रियाओं को ऐड किया गया है। अब अगर वर्तमान के अंदर अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर मनोविज्ञान को या 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को या आज वर्तमान के अंदर मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना गया है, तो व्यवहार का विज्ञान माना गया है। क्यों माना गया है,
अब देखो आत्मा, पहले आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ये जितनी भी चीजें अपने पढ़ी है वो सारी की सारी आंतरिक प्रॉपर्टी है व्यक्ति के। कहने का मतलब है उनको इसलिए नकारा गया क्योंकि वो चीजें न तो देखी जा सकती है, न तो कोई आकार होता है, न कोई आकृति होती है, इसलिए उनको क्या कर दिया, नकार दिया। लेकिन व्यवहार का विज्ञान क्यों माना गया, क्योंकि व्यवहार को देखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि उस व्यक्ति के व्यवहार में इतना परिवर्तन आया है। इसलिए मनोविज्ञान को वर्तमान के अंदर व्यवहार का विज्ञान माना गया है। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वॉटसन और उनके सहायक कौन है, विलियम मैकडूगल, थॉर्नडाइक और स्किनर। इसके अलावा जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही शानदार बात है, जो आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या मान रहे हैं, देखो वॉटसन वैन्य साथी तो क्या मान रहे हैं मनोविज्ञान को, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के विज्ञान के साथ मानसिक क्रियाओं को भी ऐड किया गया है। और मानसिक क्रियाओं को शामिल करने वाले कौन से हैं, आधुनिक मनोवैज्ञानिक है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के साथ और किन चीज़ों को ऐड किया गया है, तो वो किया गया बेटा मानसिक क्रियाओं का। मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। और मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित करने वाले जो है वो कौन से मनोवैज्ञानिक है, वो है आधुनिक मनोवैज्ञानिक। जो कुछ मनोवैज्ञानिक जो 2000 के आसपास है, या कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो वर्तमान के अंदर जिंदा है, यानी वर्तमान के अंदर 8% वो है। तो वो है आधुनिक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यवहार के विज्ञान के साथ मानसिक क्रियाओं को क्या कर लिया बेटा, शामिल कर लिया। और ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो उनको नाम भी अपने को याद होने चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान के अंदर पहला जो आता है बेटा वो आता है बोरोन। पहला आता है बोरोन, दूसरा आता है सेंट्रोक। पहला आता है बोरोन, दूसरा आता है सेंट्रोक, तीसरा आता है हिलगार्ड, चौथा आता है सिरसेली, चौथा आता है सिरसेली, और पांचवा आता है बेटा मेयर। अब एक बार फिर बता दूं कि 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और व्यवहार के विज्ञान के अंदर जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने मानसिक क्रियाओं को शामिल कर लिया। और आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो पहला नाम है बेटा बोरोन, दूसरा नाम है बेटा सेंट्रोक, तीसरा नाम है बेटा हिलगार्ड, चौथा नाम है सिरसेली, और पांचवा नाम है मेयर, जिन्होंने मनोविज्ञान के अंदर मानसिक क्रियाओं को वर्तमान के अंदर शामिल किया है। फिर अपने एक मनोविज्ञानी की और बात करेंगे जिसका नाम है वुडवर्थ, आर.एस. वुडवर्थ। तो इन्होंने क्या कहा था, वुडवर्थ के बारे में कई बार पूछ लेता है कि वुडवर्थ ने क्या कहा था, कि इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने एक ही परिभाषा के अंदर, इन्होंने क्या कहा था कि एक ही परिभाषा के अंदर क्या कर दी कि मनोविज्ञान की संपूर्ण यात्रा बता दी कि 16वीं शताब्दी से लेके वर्तमान के अंदर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि संपूर्ण यात्रा, मनोविज्ञान की संपूर्ण यात्रा का वर्णन करने वाले वैज्ञानिक का नाम, मतलब एक ही परिभाषा के अंदर संपूर्ण यात्रा मतलब संपूर्ण इतिहास के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, वुडवर्थ थे। और वुडवर्थ ने क्या कहा था, वुडवर्थ का एक कोटेक्स्ट मिलता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान के अंदर व्यवहार के स्वरूप को शामिल कर रखा है। तो ये बात किसने कही थी, वुडवर्थ ने, जो मैं आपको कोटेक्शन लिख देता हूँ यहाँ। इन्होंने क्या बात बोली है कि इनके अनुसार क्या बात बोली है, जिन्होंने एक ही परिभाषा के अंदर क्या बोला है बेटा, संपूर्ण मनोविज्ञान का वर्णन कर दिया। तो इन्होंने इनके अनुसार क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया तथा फिर चेतना का त्याग किया,
चेतना का त्याग किया और आज त्याग किया और आज वर्तमान के अंदर 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 मनोविज्ञान आज वर्तमान के अंदर मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है को दर्शाता है। तो ऐसा मानने वाले कौन थे? वुडवर्थ थे। कहने का मतलब इन्होंने एक ही परिभाषा के अंदर संपूर्ण मनोविज्ञान का वर्णन कर दिया कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, तो इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। फिर क्या कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का त्याग किया। 2 नंबर बात अपने, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर किसकी बात कर रहे थे? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर इसने कहा कि किसका त्याग किया है? चेतना का त्याग किया है। और ये बात कब की है बेटा? 19वीं शताब्दी के अंदर। और वर्तमान के अंदर कौन सा विज्ञान है? 20वीं शताब्दी के अंदर, वो है व्यवहार का विज्ञान। और ऐसा कहने वाले कौन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने एक ही परिभाषा के अंदर संपूर्ण मनोविज्ञान का वर्णन कर दिया, तो उनका नाम था वुडवर्थ। इस प्रकार से बेटा आज अपने पढ़ने का प्रयास किया कि मैंने 2 क्लास के अंदर मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, कि मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। और आशा करता हूं कि आपको मनोविज्ञान की क्लास पसंद आई होगी और आप लगातार जुड़ने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम आगे भी और भी क्लास, इसी प्रकार की क्लास को कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।